नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो सभी एग्जामों में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इतिहास से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इसके अंतर्गत जो है भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और यह अंग्रेजों के हिसाब से चलता था रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। देखिए, इसके बाद आता है संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट। देखिए, फेडरल कोर्ट को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था और संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना, और यह बहुत दिनों तक भारत में रहा। उसके बाद जो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना जो है दिल्ली में हुई थी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये डेट जो है आपको याद रखना है, यही एग्जाम में पूछता है। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है हमारे संविधान में भाग 5 में किया गया है और इसके बारे में गठन एवं इसके बारे में सभी जानकारी आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बीच में है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है, यानी इसके बाद भारत में कोई कोर्ट नहीं है जहां पर हम अपील कर सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसका फैसला जो है सर्वमान्य होता है, यानी भारत के सभी लोगों को इसका फैसला मानना पड़ता है। देखिए, हीरालाल जे कानिया थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसको आप याद रखिएगा। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये उनका पूरा नाम है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कोर्ट में न्याय देने का काम जज यानी न्यायाधीश करते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा आर्टिकल 124 में है और मूल संविधान में 8 जजों के रखने का प्रावधान था, यानी 1+7 जज थे मूल संविधान में। 1+7 का मतलब हुआ एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य जज थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है कि मूल संविधान में कितने जजों के रखने के प्रावधान थे, तो 8 जजों को रखने के प्रावधान थे, जिनमें 7 अन्य जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 1+33 है, यानी इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य जज हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। समय समय पर काम के अनुसार जजों की संख्या में वृद्धि की जाती है। यदि काम अधिक हो जाए, मामले अधिक हो जाए, तो संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। जब जजों की संख्या बढ़ानी होती है तो भारतीय संसद जो है साधारण कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा देती है। ठीक है। तो जजों की संख्या बढ़ाने का काम कौन करता है, तो संसद करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाती है, 34 से 35 कर सकती है, 35 से 36 कर देगी, लेकिन जजों की नियुक्ति नहीं करती है। तो इस बात पर आपको जो है ध्यान रखना है कि संसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ा देती है, नियुक्ति नहीं करती है जजों की। ठीक है। अब देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 124 के खंड 3 में किया गया है, यानी इसमें बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इसमें जो है कि 3 तरह के प्रावधान है। पहला है कि वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में यानी हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश यानी जज के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी देखिए, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो तो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य हो जाता है। ठीक है।
दूसरा कंडीशन है कि वह किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों में यानी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, तो वह भी जो है मुख्य न्यायाधीश बनने योग्य हो सकता है। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति 10 वर्षों तक वकालत किया हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है। ठीक है। और तीसरा कंडीशन आसान भी है और टफ भी है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है राष्ट्रपति के नज़र में कानून का विशेषज्ञ है या फिर कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। देखिए, अब कानून का ज्ञाता और कानून का विशेषज्ञ जो है राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए, दूसरे किसी के नज़र में नहीं, तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ये 3 कंडीशन है, यदि आप में भी तीनों में से कोई एक है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी बातें जो है आर्टिकल 124 के खंड 2 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेते हैं। तो देखिए कोलोजियम क्या है। देखिए, कोलोजियम जो है ये 5 जजों का टीम होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 5 अन्य जज होते हैं। अब आप कहिएगा कि मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति करनी है, तो फिर यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कहाँ से आ गए? तो देखिए, मान लीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हूँ और मैं अगले 2-3 महीना के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो जब मैं अगले 2-3 महीना के बाद रिटायर होऊंगा, तो अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे, तभी तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो वो आकर अपना पद संभालेंगे। इसके लिए मैं जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हूँ, मैं और 4 अन्य जज मिलकर कोलोजियम की व्यवस्था करेंगे, यानी कोलोजियम एक टीम बनाएंगे और एक ऐसे नाम को नामित करेंगे और उसको राष्ट्रपति को सौंप देंगे, और राष्ट्रपति जो है उनको अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। और जब मैं 2-3 महीना के बाद रिटायर होऊंगा तो वह आकर अपना पद संभालेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोलोजियम का काम। तो इस तरह से कोलोजियम से सलाह लेकर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना होता है तो राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को नियुक्त करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो कोलोजियम से सलाह लेते हैं, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, यदि वह किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं में से किसी एक को राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। उसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। यह मुख्य न्यायाधीश अस्थायी होता है, यानी कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन इनको जो है सभी शक्तियां प्राप्त होती है जो मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होती है। और जब ओरिजिनल मुख्य न्यायाधीश आते हैं तो यह अपने पद से हट जाते हैं और फिर अन्य न्यायाधीश बन जाते हैं। ठीक है, और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा जो है यह आर्टिकल 126 में किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम यानी गणपूर्ति न हो, इसका मतलब हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाए। अब जजों की संख्या कम कैसे होगी? तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है बीमार पड़ गए, या फिर कोई जज है जो विदेश में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे उस स्थिति में जो न्यायाधीश को लाया जाता है उसे कहा जाता है तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति के सलाह पर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। किनके सलाह पर? तो राष्ट्रपति के सलाह पर। और यह बात जो है आर्टिकल 127 में लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में।
तो देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 128 में बताया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 128 में। देखिए, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी हो गई है और उस समय कोई जज बनने योग्य न हो, योग्य व्यक्ति न मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो रिटायर जज होते हैं उनको कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि काम काज जो है न रुके। तो उन्हीं को कहा जाता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी जो रिटायर हो गए हैं उनको जो है न्यायाधीश बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह करते हैं राष्ट्रपति के सलाह पर। ठीक है, तो देखिए, एडहॉक जज की नियुक्ति भी और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति के सलाह पर। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 124 के खंड 7 में लिखा है कि सेवानिवृत्त जो जज होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उधर से रिटायर हुए और किसी दूसरे न्यायालय में जाकर वकीली करने लगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो है कोई भी कार्यकाल की अवधि नहीं होता है। इनका रिटायर होना इनके उम्र पर डिपेंड करता है। ये 65 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश के पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष के उम्र तक, न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वाई भी चंद्रचूड़ थे। ये जो है 7 वर्षों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर है कमल नारायण सिंह। ये जो है महज 18 दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। और ये दोनों प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं कि न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। तो देखिए, एक तो है कि किसी भी पद पर कोई व्यक्ति है तो वह स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देकर वह हट सकता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और वो अपने पद से हट जाते हैं। यानी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि जबरदस्ती उनको हटाया जाता है। यदि कोई न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यों में कदाचार एवं असमर्थता दिखाता है तो उसको जो है संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर उस न्यायाधीश को या फिर मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब यह प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। जब दोनों सदनों में यह प्रक्रिया पारित हो जाता है, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है उस मुख्य न्यायाधीश को या फिर न्यायाधीश को उसके पद से हटा देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है संसद में पास कराई जाती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति उसको पद से हटा पाते हैं, अन्यथा नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, देखिए, पहली बार न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाया और असफल हो गया था। यह बात है 11 मई 1993 ईस्वी की। देखिए, इस प्रक्रिया द्वारा अभी तक किसी भी न्यायाधीश को या फिर मुख्य न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की शपथ की। तो देखिए, न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। इसकी शपथ की चर्चा आर्टिकल 124 के खंड 4 में किया गया है। तो ध्यान से आप इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा कि न्यायाधीशों के शपथ की चर्चा आर्टिकल 124 के खंड 6 में किया गया है। और यदि अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में न्यायाधीशों की शपथ की चर्चा है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायाधीशों के वेतन की। तो देखिए, न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा आर्टिकल 125 में है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 होता है प्रति माह। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपया होता है प्रति माह। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपया प्रति महीना।
और न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपया होता है, यानी 2.5 लाख रुपया प्रति महीना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भी संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन और पेंशन किस निधि से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। भत्ते और पेंशन संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के भत्ते और पेंशन संबंधित कानून जितना भी होता है वो सब के सब जो है संसद बनाती है। कौन बनाती है? तो संसद बनाती है। संसद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन संबंधित कानून बना सकती है। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिलेख न्यायालय। देखिए, इसके बारे में आर्टिकल 129 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय भारत के समस्त लोगों को मानना पड़ेगा। और यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी भी अन्य मुकदमे में उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि न्याय जो है जल्दी मिल जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है जो भी फैसला सुनाता है वह रिकॉर्ड होता है। अगर भविष्य में उसी तरह का मामला आया तो सेम फैसला देना होता है। इसलिए आप जानते हैं कि फैसला सुनाने में ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है, तो ये होता है अभिलेख न्यायालय का मतलब। अब हम आगे पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्थान। देखिए, हम जितने भी बता रहे हैं वो सब के सब आपको सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 130 में है। इसमें कहा गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। यदि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर इसका खंडपीठ यानी ब्रांच जो है किसी अन्य शहर में खोल सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा लगेगा कि भारत में एक और सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच होना चाहिए तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति जो है भारत के किसी भी शहर में एक और ब्रांच सुप्रीम कोर्ट का खोल सकते हैं। तो ये ब्रांच खोलने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 131 में है। इसके अंतर्गत कुछ मामले को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है, बाकी किसी कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता। जैसे में क्या है कि केंद्र राज्य विवाद, अगर केंद्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार में अगर विवाद हो जाती है तो उसको जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा, बाकी भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता। ठीक है। दूसरा है राज्य राज्य विवाद, यानी अगर मान लीजिए कि भारत के किसी 2 या 3 राज्यों में विवाद हो जाए तो उस तरह के विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। तथा तीसरा है कि एक साथ कोई राज्य हो और उसके साथ केंद्र सरकार भी हो। ठीक। और दूसरी ओर कुछ और 2 या 3 से अधिक राज्य हो और उन सब में विवाद हो जाए तो उस तरह के विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी कोर्ट में इसको सुलझाया नहीं जा सकता है। तो ये होती है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में भी अगर विवाद हो जाता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाता है, बाकी किसी भी भारत के हाई कोर्ट में नहीं सुलझाया जाता। ठीक है। अब आगे देखते हैं संवैधानिक मामलों में अपील करने का अधिकार। तो देखिए, इसके बारे में आर्टिकल 132 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई मामला है और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो फैसला सुनाया उस फैसला से आप संतुष्ट नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जैसे जाएंगे तो उस मामला का जांच किया जाएगा कि क्या ये जो मामला आया है ये हाई कोर्ट के लायक है कि नहीं है। यदि वह हाई कोर्ट के लायक होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब हाई कोर्ट भी फैसला सुनाया और उस फैसला से भी आपको संतुष्टि नहीं मिली तो अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिर वैसा ही वहां पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले वहां पर भी जांच किया जाएगा कि यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के लायक है कि नहीं है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट के लायक होगा
तो उस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये होता है संवैधानिक मामलों में अपील करने का अधिकार। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जा सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब देखते हैं न्यायिक पूर्वालोकन। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसकी चर्चा आर्टिकल 137 में है। न्यायिक पूर्वालोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला बदल सकती है। साथ ही किसी भी राज्य के कानून को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अवैध घोषित कर सकती है। यानी अगर कोई राज्य है, कोई कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह कानून जो है संविधान के लिए अच्छा नहीं है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। ठीक है, और ये अपना फैसला बदल सकती है न्यायिक पूर्वालोकन का प्रयोग करके। जैसे में देखिए कि 1960 में दो मामले आए थे, चंपाकस दोराई राजन मामला और बेरूबरी मामला। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि आप प्रस्तावना को संविधान का अंग मानिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही 1973 में केशवानंद भारती मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, न्यायिक पूर्वालोकन का प्रयोग करके अपना फैसला बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें यानी प्रस्तावना में संसद जब चाहे तब संशोधन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन हो। जैसे कि ये नहीं कि आर्टिकल 395 है, अब उसके बाद 396 जोड़ दिए, 397 जोड़ दिए, तो ये मूल ढांचा में परिवर्तन हुआ। इसी वजह से देखिएगा जितना भी संशोधन होता है तो संविधान के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं उनमें आर्टिकल 1A चाहे 22A 22(1) ऐसे करके जोड़ा जाता है, ABC करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 141 में निर्णय के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के साथ साथ सभी अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए बाध्य है। यानी सबको सुप्रीम कोर्ट का बात मानना पड़ेगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंडित किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। देखिए इसकी चर्चा आर्टिकल 143 में है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा उसे राष्ट्रपति मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। वह उसका मन होगा सुप्रीम कोर्ट का तो वह सलाह राष्ट्रपति को देगा, नहीं भी दे सकता है। इसी के तहत देखिएगा कि 1993 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसलिए इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी हर बात पर सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। देखिए सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। यानी अंतिम व्याख्या का मतलब हुआ कि इसके बाद भारत में कोई न्यायालय नहीं है जो व्याख्या कर सकता हो, यही अंतिम व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट अपनी सभी कर्मचारियों की नियुक्ति जो है स्वयं करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है जितने भी सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी होते हैं उन सबकी नियुक्ति और निलंबन सुप्रीम कोर्ट स्वयं करती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनका काम भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं या फिर हट जाते हैं, तो उनका इन दोनों का काम जो है मुख्य न्यायाधीश करता है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस एम हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप इसका आंसर जानते हैं, DY चंद्रचूड़, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद है
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया, आप पहले से ही इसको जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है। उसके बाद है पहली दलित महिला जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी, आर भानुमति। देखिए, आर भानुमति एक ऐसी महिला है, एक ऐसी दलित महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी थी। ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को भी आपको जो है याद रखना है।